अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, अब कि मैंने लिख लिया, जो मैं बीच में टोक देता हूं मैंने लिख लिया, अक्सर मैं लिखता नहीं हूं, मुझे याद रहता है। ये संविधान बदल देंगे 400 पार मिथ पे, अरुण गोविल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी या समाजवादी पार्टी? लल्लू सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की थी या समाजवादी पार्टी? जो और सबसे पहले बात करने वाले अनंत हेगड़े ने बीजेपी से इस्तीफा देकर सांसदी के कांग्रेस पार्टी में खड़े हो गए थे आके। इन लोगों ने कहा था ना संविधान बदल देंगे, संविधान बदलना जरूरी है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा था कि वोट दीजिए, संविधान बदलना है। तो संविधान, पुष्कर जी आपका प्रश्न हो गया तो मैं उत्तर दूं। कब उन्होंने कहा कि संविधान बदलने का मतलब हम आरक्षण खत्म कर देंगे? इसका कोई अर्थ है? और संविधान बदलने की बात आप बात कर रहे हैं, इस देश में इंदिरा गांधी ने तो संविधान पूरी तरह से रौंद डाला था। तो ये कह रहे हैं बीजेपी बता ही रही है। अब दूसरा सवाल, अभी वो खत्म नहीं हुआ, लेटरल एंट्री पर रंगे हाथों पकड़े गए, पीएमओ से जारी हुआ था लेटरल एंट्री। पहली बार क्या कांग्रेस ने लेटरल एंट्री में इसी तरह काम नहीं किया? देखिए फिर वो पर्सनल होने लगता है आलोक जी। मैंने ये नहीं कहा कि इन्होंने गलत निकाला लेटरल एंट्री, फिर अगर सही निकाला था तो 2-3 दिन में वापस क्यों ले लिया? अपनी गलती को ठीक किया, लेकिन ये गलती क्या भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार की थी? अरे अभी 4 जून को ताजा जो आपने कहा ना कि झूठ से जला दिए गए थे, तो ये तो सच में दे दिया। ठीक है, अब मैं बालाजी के पास जाऊं। बालाजी, क्या लग रहा है आपको अभी ये संविधान वाला मुद्दा कि बीजेपी अगर पावर में रहेगी, क्या दलित वोट वहां भी बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में, क्या वो दलित वोट बीजेपी की तरफ जाएगा? जो जैसे अभी लाडली योजना, एमपी की लाडली बहन योजना के तहत एक वैसी योजना चलाई है, इसीलिए कांग्रेस या एमवीए का पूरा आरोप है कि उसकी किस्त अभी 5 तारीख को कल बट जाए, उसके बाद चुनाव आयोग जाए। वो एक अलग कहानी है, वो जो सरकार में रहता है वो अपना एसर्ट लेता है। आपको क्या लग रहा है, जमीन पर दलित और मुसलमान अभी एकजुट है एमवीए के पक्ष में? तो अभी तो वही दिख रहा है कि दलित और मुस्लिम यूनिटी जो है, जो लोकसभा के चुनाव में हम देखें, वो अभी भी बरकरार है। और दूसरी बात, ये जो लाड़ी बहना का स्कीम वगैरह जो आपने किया है, ये जैसे इंडिया शाइनिंग जो है, अटल जी के टाइम इंडिया शाइनिंग के वो बेसिस पे चुनाव लड़े थे, तो उसका क्या नतीजा निकला हम लोग सब जानते हैं। ये जितने भी हजारों करोड़ों रुपए लोग खर्चा करते हैं, लेकिन इसका मेन इश्यू जो है ये बेरोजगारी जो है, इन्फ्लेशन जो है, और बहुत और जो शिवाजी जो पुतला जो गिर गया मालवन में, और जारंगे पाटिल का जो एजिटेशन जो है मराठा इसके बारे में। और आज भी देखिए हमारे मंत्रालय में जो है सेक्रेटेरिएट में डिप्टी स्पीकर वो तीसरे माले से वो कूद पड़े, वो मगर वो तो नेट लगा हुआ था, वो नेट लगा हुआ था। हाँ, नेट लगा हुआ था, 2-3 कॉर्पोरेट विधायक भी कूदे हैं उसमें। नेट लगा है इसके लिए वो लोग खुद है ना, नहीं तो नहीं खुदते थे। उनको मालूम है बच जाएंगे, लेकिन एक उनका प्रोटेस्ट को वो लोग ने ड्रामेटाइज किया कि तो इस बहुत सारे उनको मीडिया अटेंशन मिला उसको। तो ना ओबीसी उनके साथ में है, ना एससी एसटी साथ में है, दलित है, यानी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि हमें सपोर्ट देगा। सबको नाराज करके रखा है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट जीरो है, ना के बराबर है। और बहुत सारी इश्यू है, जैसे कि अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि हम रिजर्वेशन को हम खत्म करेंगे। ये इतना जबरदस्त एक मौका था भारतीय जनता पार्टी को उछालने का, लेकिन कुछ उछाल ही नहीं है। उनका सोशल मीडिया सेल जो है बिल्कुल इनएक्टिव है। और दूसरी बात ये कि सेंट्रल डिसीजन मेकिंग जो है भारतीय जनता पार्टी का टोटली सेंट्रलाइज हो गया। जैसे कांग्रेस में जो हाई कमांड कल्चर जो है, वो हाई कमांड कल्चर भारतीय जनता पार्टी में आ गया। यहाँ का जो स्थानिक लीडर है, कोई भी छोटा भी डिसीजन नहीं ले सकते, हर चीज बोलते हैं दिल्ली में तय होगा। तो यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स दिल्ली क्या जानते हैं, कौन कैंडिडेट कौन कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो सेंट्रलाइज कल्चर जो है, हाई कमांड कल्चर, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है इस चुनाव में।
और वही बात जो सिटिंग गेटिंग का जो है वो पॉलिसी वो लोग अपनाने रहे, तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो आमदार है उनके मन में भी एक तरह का इनसिक्योरिटी पैदा हो गया कि हमको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे वो लोग। तो और दूसरी बात कि महायुति के अंदर इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है। अभी भारतीय जनता पार्टी पछता रहे कि अजित पवार को क्यों हमने साथ में लिया। अजित सही पवार है। को साथ में लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं था। आरएसएस ने खुलेआम उसको क्रिटिसाइज किया। आपने कल तक जो आदमी को आप बोल रहे थे कि 70,000 करोड़ का उसने भ्रष्टाचार किया है, उसी को आपने आपके साथ में ले लिया, उसको डिप्यूटी चीफ पर्सन भी दिया। और अजित पवार बहुत सारी मीटिंग में भी नहीं आते, महायुति की मीटिंग में भी नहीं आते। एक बहुत सारा एक क्रैक हो गया है महायुति के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से इसको टैकल करना चाहिए, कोई क्लू नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बालाजी, इस माहौल में महाविकास अघाड़ी जो है एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है उनकी, एक सेंस ऑफ पर्पस है एमवीए में, और हर एक मुद्दे को वो लोग उछाल रहे हैं और बहुत बखूबी साथ से खड़े वो लोग नजर आ रहे हैं एक्सपर्ट कर रहे हैं। और साथ खड़े भी नजर आ रहे हैं वो लोग एक साथ। जी बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल। लेकिन एक बहुत कसके सोशल मीडिया पे चला, और आप ज्यादा बताएंगे, क्या ये बीजेपी इस प्लानिंग में भी है कि शिंदे की पार्टी को मर्ज करा लिया जाए और इनको अलग थलग करके ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ें, अजीत पवार को अलग कर दें? क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस पिछले 10 से 15 दिनों से जो उनके आप बयानों को ले, वोट जिहाद पर उन्होंने बोला, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग पे बोल नहीं रहे हैं, वो क्या ये ऐसा कुछ हो सकता है महाराष्ट्र में कि महायुति टूटी जाए, शिंदे गुट को कंप्रोमाइज करवाए? नहीं, शिंदे को एमबी अघाड़ी में लेने का तो बिल्कुल सवाल नहीं है। इतने कटुता नहीं, उद्धव ठाकरे के मन महायुति कह रहा हूं कि जी जिस तरीके से अजीत पवार ने कहा कि मुझे परिवार के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए था, वो शरद पवार को बहुत अच्छा बता रहे, तो अजीत पवार उधर चले जाएं और ये इनको हो जाए तो अकेले बीजेपी लड़े, तो शायद बीजेपी वो हिंदुत्व का पूरा एजेंडा उठा लेगी। देखिए, हिंदुत्व जो है वो एजेंडा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने कभी का बोल चुका है। बहुत सारे इश्यूज जो है जो हिंदू समाज के लिए, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रहा है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अंबरनाथ जो जगह जो है कल्याण के उधर, एक बहुत ही पुरातन शिव जी का मंदिर है। जी जी। उसके बगल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 200 मीटर के अंतर में एक मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए वो लोग ने परमिशन दिया है। वहां के बहुत सारे लोग मोर्चा लिए, एजिटेशन के, सब कुछ किए, उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस वो डिसीजन को खारिज करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ जो हिंदू समाज की हित के खिलाफ ये सरकार काम कर रहा है। तो जो हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसके बेसिस में उनको शायद कुछ वोट मिले कि नहीं मिले, ये ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे। तो और ये साईं विवाद एक अलग खड़ा कर दिया काशी में, जिसको लेके भी बीजेपी पे ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो साईं बाबा अलग ही लेवल पे है ना, वहां तो उनको हिंदू मुस्लिम से अलग रखते हैं। डेली शिरडी में जाते हैं लाखों लोग, बहुत सारे भक्त हैं महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में शिरडी बाबा के बहुत सारे भक्त हैं। और ऐसे उनका पुतला तोड़ के, उनका पुतला हटा के वाराणसी में कल बहुत बड़ा पॉलिटिकल सदमा पहुंचने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये सब सनातन धर्म के नाम में करते हैं। तो इसका भुगतना पड़ेगा, पॉलिटिकल चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। जी महेंद्र जी, मतलब अगर अभी जमीन पे देखें तो बीजेपी के लिए कठिनाई बड़ी है। बालाकृष्ण ने अपने मतलब उन्होंने ये भी कहा कि कहां पे गड़बड़ कर रहे हैं और कहां नहीं करना चाहिए था वो कर लिया। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एंटी बीजेपी ही बोल रहे हैं और ये कोई आरोप लगाए, वो तो रियल स्थिति बता रहे हैं। आप ऐसा काम करेंगे तो आपका हिंदुत्व का एजेंडा भी जाएगा और भ्रष्टाचार का भी फेल होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही बाला, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल, मैंने वही इसीलिए कहा जो जमीनी हकीकत है वो मैं बता रहा हूं। मैं इसीलिए आपको जोड़ा था, इसीलिए जोड़ा था। जी महेंद्र जी। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जो खनक थी, उसमें जो है 4 जून के बाद निश्चित रूप से कमी आई है। और इसके पीछे जो प्रमुख कारण है
वो विपक्ष की आक्रामकता से ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारण है और जो जमीन पे दिखाई देता है, और जो बार बार इस चीज को प्रचारित किया जाता है विपक्ष के द्वारा, कि जो भारतीय जनता पार्टी और संघ में जो मतभेद की बात की जाती है, जो बात की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ में जो तमाम तरीके के सुर जो उठ रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजर में छप रहा है या जो बाकी चीजें हैं, उससे जो कार्यकर्ता है उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक आप कहें कि थोड़ी सी निराशा है, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस आक्रामक एक नेतृत्व जो ब्रांड जो मानता था, वो कहीं न कहीं उसको नुकसान पहुंच रहा है। और ये हर जगह आप देखिए जमीनी स्तर पे ये कमी साफ नजर आती है, चाहे वो आप हरियाणा का चुनाव अभी देखें या जो है आप जो है जमीन पे आप कार्यकर्ताओं से बात करें, तो जो एक आक्रामक हिंदुत्व, एक राष्ट्रवाद और जो एक पूरा एक ऊर्जा लेके जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जो है इन बातों को और इन मुद्दों को, जो विचारधारा को बहुत क्लैरिटी से जो है सामने रखते थे, उस पे प्रश्न लगाने में ये जो इसमें अब मेरे पास इसका कोई तथ्यात्मक जो है उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये बातें कार्यकर्ता कहीं न कहीं जमीन पे महसूस कर रहा है। और यही वजह है कि जो बात हो रही है, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे जो है भाषणों में हो या चुनावी रणनीति में हो, जो धार होती थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसको बोला जाता था कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मशीनरी है, वो धार कहीं कहीं जो है धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। और ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयान को उठाया गया,